हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था इंग्लिश का एनसीईआरटी बुक, उसकी फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो पोएम है बहुत सिंपल सी पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोइट हैं जो डेली लाइफ में जो घटने वाली घटनाएं होती है उन्हें वो कवर करते हैं। और उनकी जो पोएम्स होती है दिखने में बहुत सिंपल और छोटी होती है, लेकिन उनके पीछे जो उनका मीनिंग निकलता है वो बहुत ही बड़ा मीनिंग होता है। और वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने या बताने की कोशिश अपनी अपनी पोइट्री के माध्यम से करते हैं। उसी तरह से इस पोएम के अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। आप देख सकते हैं हमारी जो पोएम है बहुत अच्छी पोएम है और सिर्फ 8 लाइन की पोएम है। ओनली 8 लाइन्स आर देयर इन द पोएम। और इस पोएम में उन्होंने हमें बताया है कि सुपरस्टिशंस के ऊपर फोकस किया है। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास के ऊपर। जैसे हम बिल्ली को अशुभ मानते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम समझते हैं कि अब हमारा काम खराब होने वाला है या हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा, अब जो भी हमारे साथ होगा वो बुरा होगा। या फिर बिल्ली के रास्ता काटने के बाद आपके साथ जो कुछ भी होता है आप उसका दोषी किसे मानते हो? आप ब्लेम करते हो उस केट को ही, क्योंकि उस केट ने आपका रास्ता काट दिया था। इसी तरह से क्रो, कौवे को भी उसके रंग और उसकी आवाज़ के अकॉर्डिंग उसको भी बुरा माना जाता है, अशुभ माना जाता है, बैड माना जाता है। ठीक है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है, वो एक अशुभ होने का संकेत होता है। इसी तरह से यहाँ पर हेमलॉक ट्री के बारे में भी बताया गया है ना। इस चैप्टर के अंदर, इस पोएम के अंदर हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया है। वो भी वेस्टर्न कल्चर के अंदर और इंडियन कल्चर के अंदर इसे भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये जो ट्री होता है ये पॉइजनस ट्री होता है, विषैला पेड़ होता है। तो यहाँ पर ये जो जितने भी सुपरस्टिशंस होते हैं इन चीज़ों को लेकर के, जैसे बिल्ली, यहाँ पर कौवा और हेमलॉक ट्री और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिन्हें हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर पोइट बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारा नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है और सब एक जैसे ही होते हैं। ये सिर्फ हमारी सोच होती है, हमारे सुपरस्टिशंस होते हैं। इस चैप्टर के अंदर पोइट ने सिम्बल्स का यूज़ किया है, इसलिए इसको सिम्बॉलिक पोएम बोलेंगे। कौन कौन से सिंबल यूज़ किए हैं? एक हेमलॉक ट्री का यूज़ किया है एंड क्रो का यूज़ किया है और आइस ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ पर यूज़ किया है। अब चलिए पढ़ते हैं पोएम को, और पोएम में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन से है और हमें इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए फर्स्ट की 4th लाइन, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये जो 4 लाइनें हैं इनमें उन्होंने बताया है कि एक कौवा है जो क्या करता है, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ की परत बोल सकते हैं हम उसे, या एक बर्फ़ का धूल जो पेड़ों पर जमा होती है और वो थोड़ा सा पेड़ को जब हम टकराते हैं पेड़ से तो वो नीचे गिरती है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हेमलॉक ट्री कैसा दिखता है और डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है। उसके बाद जैसे ही जो कौवा होता है वो हेमलॉक ट्री पर जमी हुई बर्फ़ होती है और उस पर जब वो बैठता है तो, या पहले से बैठा होता है, जब वो उड़ता है तो उसके उड़ने से जो जमी हुई बर्फ़ रहती है उस पत्तियों पर वो नीचे गिरती है। ठीक है, तो सीन यहाँ इस तरह से होता है कि जो पोइट होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो यूँ कह रहे हैं कि वो पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे, और क्रो उस पेड़ पर जमी हुई बर्फ़ को हिला देता है और वो बर्फ़ जो डस्ट ऑफ स्नो है वो उनके ऊपर गिर जाती है। अब गिरती है तो क्या होता है, इससे इनका क्या लेना देना है ना। अब इसको हम आगे की लाइन में देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे ही वो बर्फ़ उनके ऊपर गिरती है ना, जो बर्फ़ की धूल कह सकते हैं, मामूली सी बर्फ़ उनके ऊपर जब गिरती है तो उनका मूड चेंज हो जाता है और जो उनका बाकी का दिन था वो सेव कर लेते हैं। और उनका जिस कारण से वो पछता रहे थे या सोच में पड़े थे, सोचते हुए अपना जो दिन ख़राब कर रहे थे, वो सारा दिन उनका सेव हो जाता है। तो हमने आटो लाइन को पढ़ा है, अब हम इसे डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि सीन क्या है। एक्चुअली सीन ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट हैं वो रिग्रेट मूड में रहते हैं, उनका मूड अच्छा नहीं रहता है, उदास रहते हैं। तो वो चल करके आते हैं, उस टाइम क्या रहता है, बर्फ़ गिरने का समय रहता है ना, तो स्नो टाइम रहता है, तो जो भी पेड़ पौधे रहते हैं उनकी पत्तियों पर बर्फ़ जमी होती है। तो वो चलते हुए, पछताते हुए, किसी बात को सोचते हुए, उनका मूड बहुत ख़राब है, वो आते हैं। और यहाँ पर उन्हें पता कैसे चलेगा कि उनका पोइट का मूड ख़राब है? जब भी पोइट अपने मूड को पोएम के अंदर दिखाते हैं तो वो इसी तरह से जो बुरी चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री का यूज़ किया है, ये बताते हैं ख़राब मूड को या बैड थिंग्स को, तो हमें पता चलता है कि उनका मूड ख़राब था। और उन्होंने नीचे वाली लाइन में भी बताया है कि जैसे ही वो बर्फ़ गिरी है
उनका मूड चेंज हो गया और उनका जो आधा दिन था वो बच गया, मतलब पहले से उनका मूड ख़राब था। तो ख़राब मूड को लेकर के वो आ रहे थे, उस पेड़ के नीचे वो खड़े होते हैं और जैसे खड़े होते हैं वहाँ का जो क्रो बैठा हुआ रहता है पहले से, वो पंखों को फड़फड़ा कर उड़ता है, ठीक है। अब जैसे उड़ता है तो उस पेड़ के ऊपर जमी हुई जो बर्फ़ रहती है, जो परत रहती है, वो उनके ऊपर गिरती है। अब जैसे ही परत गिरती है उनका जो मूड होता है वो सडनली चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही बर्फ़ गिरती है उनके ऊपर वो मूड उनका सडनली चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद में उनका जो आधा दिन था, जिन्हें वो बर्बाद कर चुके थे सिर्फ पछतावा करते हुए, किसी बात को सोचते हुए, ख़राब मूड में जिन्होंने आधे दिन को, हाफ डे को उन्होंने ख़राब कर दिया था, उसके बाद वाला जो हाफ डे है वो उनका पूरा बच गया, पूरा सेव हो गया। किसकी वजह से? उस हेमलॉक ट्री और उस क्रो की वजह से। अब यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि अगर ये अशुभ होते तो मेरा जो हाफ डे है वो बचता नहीं और मेरा जो मूड होता, जो ख़राब मूड था, वो भी चेंज नहीं होता। लेकिन इनकी वजह से मेरा जो मूड है वो चेंज हो गया है। जबकि क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को ही अशुभ माना जाता है, बैड माना जाता है, बुरा माना जाता है, फिर भी उनकी वजह से मेरा जो हाफ डे है, मेरा जो मूड है वो ठीक हो गया और मेरा हाफ डे बच गया। अब मैं अच्छे मूड में हूँ। मैंने जो हाफ डे निकाल दिया था पछताते हुए, रिग्रेट करते हुए, रूड मूड में निकाल दिया था, वो सारा मेरा इनकी वजह से ठीक हो गया। तो ये एक तरह का सुपरस्टिशन होता है कि अब देखिए बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा दिन खराब जाएगा, या फिर झाड़ू को खड़ी नहीं रखनी चाहिए, झाड़ू को आड़ी रखनी चाहिए, है ना। और क्रो देख लिया तो अब दिन अच्छा नहीं जाने वाला। और यहाँ हेमलॉक ट्री ये भी अशुभ माना जाता है, जबकि जो क्रो होता है उसे सिंबल ऑफ डेथ भी माना जाता है ना, मृत्यु का एक सिंबल क्रो को माना जाता है। तो ये सब सुपरस्टिशन से, ये सब इंसान की सोच है। तो उसी के ऊपर इन्होंने ये छोटी सी 8 लाइन वाली पोएम आपको बताई है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच होती है। अगर ऐसा होता तो मेरा मूड ठीक नहीं होता। ये सिर्फ, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सारी गिफ्ट ऑफ गॉड है, ये सारा नेचर है। यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो बताया गया है उसे हीलिंग पावर ऑफ नेचर बताया गया है। हीलिंग पावर कैसे? क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो क्या है? नेचर है। और जैसे ही वो उनके ऊपर गिरती है बर्फ़, डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरती है तो उनका जो मूड होता है वो सडनली चेंज हो जाता है, वो भी सैडनेस से जॉयफुल की तरफ, मतलब अच्छा मूड उनका हो जाता है। तो हील कर दिया डस्ट ऑफ स्नो ने, नेचर ने उनको हील कर दिया, ठीक कर दिया उनके मूड को। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे बैड सिम्बॉलिक थे यहाँ पर, मतलब उनका मूड कैसे ख़राब था, वो क्या कौन कौन बताते हैं? वो हेमलॉक ट्री एंड क्रो ये बताते हैं कि उनका मूड जो है वो सैड था, यहाँ पर उनका मूड उदास था। और इन्हीं की वजह से उनका जो मूड है वो अच्छा हो गया। क्योंकि पहली बार जब हमें पता चला कि उनका मूड ख़राब कैसे था, तो 2 बुरी चीज़ों को उन्होंने बताया, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। लेकिन इन्हीं बुरी चीज़ों ने उनके मूड को भी ठीक किया। तो ये हमें बताता है कि देखो बुरा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच है और इन्हीं की वजह से मेरा मूड ठीक हुआ। तो इस पोएम में जो रॉबर्ट फॉस्ट पोइट है वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये सभी गिफ्ट ऑफ गॉड होते हैं, गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं। ये सुपरस्टिशंस की बात होती है कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ऐसा कुछ नहीं है, सब नेचर के गिफ्ट। इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम है वो किसके अकॉर्डिंग है हम देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं, राइमिंग वर्ड पता कैसे चलता है, राइमिंग कैसे पता चलती है पोएम की, वो उनके लास्ट वर्ड के राइमिंग से पता चलती है। जैसे फर्स्ट लाइन में जो लास्ट में लिखा है क्रो और सेकेंड लाइन में लिखा है मी, ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो हम क्रो को कह देंगे ए, क्रो के लिए लिख देंगे राइमिंग जो लेटर है वो ए, और मी के लिए लिख देंगे बी। और थर्ड लाइन में देखेंगे स्नो, मतलब क्रो एंड स्नो दोनों राइमिंग मैच हो रही है तो दोनों को हम ए लिख देंगे, क्रो के लिए भी ए और स्नो के लिए भी ए। और जो हमने बी लिखा था मी के लिए, और फोर्थ लाइन में ट्री, मी एंड ट्री दोनों की राइमिंग सेम हो रही है तो दोनों को बी लिख देंगे। तो इस तरह से जो हमारी राइमिंग बनेगी फर्स्ट पैराग्राफ वाली वो बनेगी ए बी, ठीक है। और सेकेंड पैराग्राफ में हैज़ गिवन माई हार्ट, लास्ट लेटर है हार्ट, तो इसे हम लिख देंगे सी। एंड हार्ट के बाद उसका जो नेक्स्ट लाइन में है मूड, तो ये मैच नहीं हो रहे हैं तो सी, ऊपर वाला सी हार्ट एंड मूड डी। इसी तरह से थर्ड लाइन में पार्ट और हार्ट दोनों सेम राइमिंग है तो दोनों को सी कर देंगे, मतलब सी डी एंड अगेन सी। और लास्ट में रूड जो किससे मैच होता है? मूड से, तो इसकी राइमिंग वर्ड बन जाएगी सी डी। तो इस तरह से जो हमारी राइमिंग बनेगी इस पोएम की वो बनेगी ए बी एंड सी डी। तो ये थी हमारी राइमिंग स्कीम इस पोएम की, ठीक है। और इस पोएम में इतना ही। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर ये एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइए जल्दी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।